बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बोलो। आज के प्रोग्राम में बात होगी ईद कुर्बा के हवाले से। ईद कुर्बा हर साल जोश व जज्बे के साथ मनाई जाती है, बड़े अकीद व एहतराम के साथ मनाई जाती है। इस साल लाखों जानवरों की कुर्बानियाँ होती हैं पाकिस्तान में, और इन जानवरों से हासिल होने वाली जो चमड़ा है, उस चमड़े से चमड़े की मसनूआत बनाई जाती हैं, जिससे चमड़े का कारोबार करने वाले जो ताजिर हैं, जो फैक्ट्री मालिकान हैं, जो सरमायाकार हैं, वो कारोबार करते हैं। ईद कुर्बा पे तकरीबन पाकिस्तान में हर साल 50 से 56 लाख के करीब जानवर कुर्बान होते हैं। इन जानवरों की कुर्बानी में बड़े अहम किरदार होता है गांव देहात में रहने वाले उन लोगों का जो इन मवेशियों को पालते हैं और फिर रोज़गार के लिए शहरों में लेकर आते हैं। शहरों में, आबादियों में मंडियाँ लगाई जाती हैं और इन जानवर की मंडियों में मुल्क भर से लोग आते हैं और अपने अपने इलाके की मुकीम मंडियों में से वो जानवर ख़रीदते हैं और ईद कुर्बा पर कुर्बान करते हैं। लेकिन इस सारे सिस्टम के अंदर, यानी वो जो जानवर जिसकी पैदाइश से लेकर और उसके बड़े होने तक, यानी कि उसकी कुर्बानी तक, उस पर जो मेहनत की जाती है, उस पर एक सरमाया लगाया जाता है और सरमाया लगाने वाले यही गांव के लोग होते हैं। लेकिन अब क्योंकि ये एक प्रोफेशनल कैरियर बनता जा रहा है और बहुत से सरमायादारों ने बड़े बड़े फार्म हाउसेस बना दिए हैं। आज पाकिस्तान में या दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुसलमान रहते हैं, आप देखें तो एक फार्म हाउस का बड़ा बड़ा सिस्टम बनता जा रहा है। बिल्कुल अगर पाकिस्तान की बात करूं तो यहाँ पे साहिवाल, जहलम, चकवाल और पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में हमें बड़े बड़े फार्म हाउसेस नज़र आते हैं, जहाँ बड़े बड़े कैटल फार्म्स हैं, जहाँ जानवरों की पैदाइश से लेकर उनकी परवरिश तक बड़ी कोशिशें की जाती हैं। एक जानवर पर कितनी लागत आती है और ये जानवर कितनी मेहनत के बाद तैयार होता है, इसके दो प्रोसेस होते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि एक प्रोसेस वो होता है जो देहातों में मुकीम होता है और एक प्रोसेस वो होता है जो शहरों में मुकीम जानवरों के साथ किया जाता है। यानी फार्म हाउस का जो जानवर होगा उसकी कॉस्ट इंतहाई ज़्यादा महंगी होती है और जो देहात का जानवर होता है उसकी कॉस्ट कदरे बेहतर होती है, लेकिन वो भी ज़्यादा हो जाती है। आखिर इसकी क्या वजह है? और ऐसे में हुकूमत पाकिस्तान के जो सिस्टम में कंट्रोल करने वाले एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, जिसमें TMA की बात की जाए, कमिश्नर लेवल की बात की जाए, डिप्टी कमिश्नर्स की बात की जाए, उनका किरदार इंतहाई अहम है। क्योंकि हर शहर में मंडियाँ लगाई जाती हैं और वो सुपरविज़न होती है कमिश्नर्स की, डिप्टी कमिश्नर्स की, TMS की और असिस्टेंट कमिश्नर्स की। ये पूरा प्रोटोकॉल होता है। इस प्रोटोकॉल के तहत इन मंडियों को आबाद किया जाता है। हर साल इन मंडियों को लगाने के लिए बड़े बड़े टेंडर्स किए जाते हैं, बोलियाँ लगाई जाती हैं और उसके बाद एक मखसूस जगह सरकार की जानिब से किसी बड़े कॉन्ट्रैक्टर को दी जाती है जो उस बिड को जीत जाता है और फिर वहाँ पे जानवर लाए जाते हैं। इन जानवरों के लाने और इनको बेचने का एक पूरा सिस्टम बनाया जाता है। लेकिन आज आपके साथ जो बड़ी बात करने लगा हूँ, बड़ा इंकशाफ करने लगा हूँ कि इन मंडियों में किस तरह करप्शन हो रही है, किस तरह बदनवानियाँ हो रही हैं, किस तरह सरकारी मुलाजमीन ये जो बिडिंग होती है इसे किस तरह अपने मनपसंद लोगों को बिड करवाते हैं और किस तरह जानवरों से फ़ी जानवर जो जानवर की ख़रीदारी होती है इस पर पैसा लिया जाता है और कैसे जो एक आम आदमी है उसको ये जानवर, जो सुन्नत इब्राहिम हम कहते हैं कि सुन्नत इब्राहिमी के तहत हम जानवर कुर्बान करते हैं हर साल, उसकी कीमतों में बेतहाशा आखिर जो इजाफा हो रहा है वो क्यों हो रहा है, आज इन सब से पर्दा उठाएंगे। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद में हमारे नुमाइंदे मियाँ अब्दुल बासित की तरफ। अब्दुल बासित इस वक्त इस्लामाबाद के सेक्टर I-14 में, जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी की एक बड़ी मंडी जिसे कहा जाता है जानवरों की, वहाँ पे मौजूद हैं। उस मंडी की क्या सूरत हाल है, उस मंडी में किस तरह ज़मीन अलॉट की गई, किस तरह ज़मीन का टेंडर किया गया और किस तरह इस ज़मीन पे जो जानवर लाए गए हैं, इन जानवरों से ठेकेदार किस तरह भत्ता वसूल कर रहे हैं। लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, भत्ता। ऐसे में कमिश्नर इस्लामाबाद की बात करूं, कमिश्नर रावलपिंडी की बात करूं, DC इस्लामाबाद की बात करूं, कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स की बात करूं या TMS की बात करूं, सब खामोश हैं। अब यहाँ पे थानों की तरह सेक्टर डिवाइड हुए हैं। इस्लामाबाद के सेक्टर में चालान करते हैं डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, लेकिन टेंडर देता है कैंटोनमेंट बिड रावलपिंडी। ये कैसे मुमकिन है? इन सब से पर्दा उठा रहे हैं मियाँ अब्दुल बासित। अब्दुल बासित, बताइएगा कि आप इस वक्त इस्लामाबाद की सबसे बड़ी मंडी सेक्टर I-14 में मौजूद हैं, जहाँ एक बड़ा कैटल हम देख रहे हैं कि कैटल्स की जो जानवरों की जो मंडी है वो लगाई गई है और सरमायाकारों का और ख़रीदारों का वहाँ बहुत ज़्यादा रश हमें नज़र आ रहा है। तो मंडी की सूरत हाल क्या है और जो वहाँ मौजूद कॉन्ट्रैक्टर है जिसने बिड किया है उसका क्या कहना है कि आखिर ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है, और मेरी इतलात के मुताबिक 70 लाख की बिडिंग जो लास्ट टाइम हुई थी, आज वो 7 करोड़ रुपए की हुई है। ये एक साल में, जब कोविड का अरसा भी रहा है, तो एक साल में ऐसा क्या हुआ है
कि जो बिडिंग 7 करोड़ तक जा पहुंची है और वहां जो भत्ते वसूल किए जा रहे हैं, इस पर इंतजामिया का क्या मौक़िफ़ है, ज़रा आगाह कीजिएगा। जी साकिब, बिल्कुल। जब मैं यहाँ पर मंडी में आया, यहाँ पर लोगों से मैंने बात की, क्योंकि मुख्तलिफ़ लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, जो व्यापारी भी थे और गाहक भी थे। व्यापारियों से जो मेरी बात हुई है इस मंडी के हवाले से, उन्होंने चूँकि अब इस तरह के बयान वो कैमरे पर उन्होंने देना मुनासिब नहीं समझे, लेकिन जब मैंने अपने तौर पे पूछ गूछ की तो बहुत सारे जो व्यापारी थे उनको उनकी जानिब से यही कहा जा रहा था कि जो जगहें इनको फराहम की गई हैं यहाँ पर, उनका जो है वो साइज़ के हिसाब से जो है वो उनका रेंट यहाँ पर था जो उन्होंने पे किया। उसके बाद जो टेंट और वो डंडे वगैरह इन्होंने लगाए हुए थे, तंबू लगाए हुए थे, उसके उन्होंने अलग से पैसे भरे हैं। जबकि जितने जानवर भी वो लाए हैं, बड़ा जानवर 3,000 रुपये एंट्री फ़ीस है, जबकि छोटे जानवर की जो एंट्री फ़ीस है वो 2,000 रुपये है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो व्यापारियों की मिली जुली राय थी, जो मेन पर व्यापारी बैठे थे उनकी जानिब से तो यही कहा जा रहा था कि उनको काफ़ी सारी जो सहूलियात हैं वो मुहैया की जा रही हैं, पानी, बिजली और जगह का जो मुनासिब इंतज़ाम था वो भी किया गया, मट्टी इनको फराहम की गई। लेकिन जो थोड़ा आगे जाके सिलसिला शुरू होता है मंडी का, वहाँ पर जो व्यापारी थे उनकी जानिब से यही कहा जा रहा था कि उनको जो बिजली मुहैया की जा रही है वो उन्होंने अपनी लाइटिंग की हुई है, अपने जनरेटर्स वहाँ पे कायम किए हैं, उसके बाद उनको जो है बिजली की सहूलत मिली। जबकि ये जो तंबू वगैरह थे वो भी इन्होंने अपनी जेब से लगाए हैं, रेंट अलग से दिया हुआ है, और फिर जो जानवर लाने की एंट्री फ़ीस है वो भी दी है। पर्चियाँ उनके पास मौजूद थी जिस पर बाकायदा ठेकेदार की जानिब से स्टैंप लगी हुई थी। अभी तक जो है वो ठेकेदार यहाँ पर मौजूद नहीं है जिनसे मैं मिलने आया था, लेकिन उनके जो साथ काम करने वाले लोग थे उनसे जो मेरी बात हुई है, मैं आपको थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि ये जो जगह है ये तकरीबन 1200 से ज़ायद कनाल की ज़मीन है जिस पर ये मंडी सजाई गई है। तकरीबन इस्लामाबाद रावलपिंडी की सबसे बड़ी मंडी है जिसको 1250 कनाल ज़मीन पर सजाया गया है। इस वक्त कंटोनमेंट बोर्ड की जो बिड से इनको ज़मीन मिली थी वो उसका रकबा तकरीबन 249 कनाल है। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ये जो बाकी 1000 कनाल ज़मीन है वो किस तरीके से इन्होंने ली, किसने दी, और वो ज़मीन जो है वो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि वो ज़िला इंतज़ामिया इस्लामाबाद के अंदर आती है, इस्लामाबाद की हदूद में है, कंटोनमेंट बोर्ड रावलपिंडी की हदूद में नहीं है। इस 1000 कनाल जो ज़मीन है उस पर एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर इन्होंने इनफरादी तौर पर हर बंदे को जो है वो पैसे दे कर लिया है तो इसका ज़िम्मेदार कौन सा सरकारी अफसर होगा? ज़िला इंतज़ामिया इस्लामाबाद क्या इस चीज़ की ज़िम्मेदारी लेगी कि उन्होंने ये उनकी परमिशन के साथ सारे काम हुए हैं? ये सब एक उलझी हुई गुत्थी है इस वक्त जिसको वक्त के साथ सुलझाना पड़ेगा। चूँकि ईद कुर्बान नज़दीक है और मंडी में इस वक्त शहरियों का आना जाना जो है वो शुरू हो चुका हुआ है। इस वक्त बड़ी मुख्तसर तादाद है, लेकिन जैसे ही रात पड़ती है शहरियों की तादाद में यहाँ इजाफ़ा हो जाता है, जानवर भी यहाँ पर बढ़ा दिए जाते हैं। चूँकि शहरी आते हैं, मनपसंद जानवर अपने अहले खाना के साथ लेके जाते हैं। दूसरी जानिब मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जहाँ पर मंडी लगाई गई है इसके बाहर जो पार्किंग का इंतज़ाम है, तकरीबन 60 रुपये फ़ी गाड़ी जो है वो यहाँ पर कास्ट की जा रही है। उसका अलग से किसी को ठेका दिया गया है प्राइवेट, और 60 रुपये फ़ी गाड़ी जो है वो चार्ज किया जाता है छोटी कार पार्क करने के लिए। थोड़ा सा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो पार्किंग का इलाका है वहाँ पर मोटरसाइकिल और कार, रिक्शा वगैरह पार्क करने की जगह तो मौजूद है, लेकिन वो जो है वो सड़क पर काफ़ी हद तक असरअंदाज होती है। रात को हमें यहाँ पर ट्रैफिक का जो अमला है एहलकारों का वो भी देखने को नज़र नहीं आता। और इस वक्त तो हालात इसलिए कंट्रोल में है चूँकि इस वक्त गाहकों का जो रश है वो कम है, और फिर ऊपर से मौसम जो है मौसम बड़ा असरअंदाज होता है मंडी के इस कारोबार पर। इस वजह से अब आते हैं मंडी की तरफ वापस, तो मैं आपको बताता चलूँ कि व्यापारियों से जो मिली जुली मुझे राय मिली उससे जो मैंने निचोड़ निकाला है वो यही है कि जो फ्रंट पर मौजूद व्यापारी हैं उनको तो फैसिलिटेट किया जा रहा है, बिजली भी दी जा रही है, पानी भी दिया जा रहा है, उनको जगह के साथ तंबू लगाने के लिए सहूलियात भी मैसर की जा रही हैं। लेकिन जैसे जैसे मंडी का रकबा आगे बढ़ता है और जो लोग आगे अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं, जानवर खड़े किए हुए हैं, उनकी जानिब से ये शिकायत की गई है कि उनको यहाँ पर जो है वो पानी का एक तो मसला देखने में सामने आ रहा है, दूसरा जो बिजली का मसला है वो ज़्यादा जो है मैटर करता है चूँकि उन्होंने अपने जनरेटर्स लगाए हुए हैं। और ठेकेदार के जो लोग थे उनके साथ जब इस चीज़ पर मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि जो टेंट के अंदर लाइटिंग की जाती है वो उनकी अपनी ज़िम्मेदारी होती है और वो ख़ुद से करते हैं। लेकिन यहाँ पर शराइत में ये जिक्र नहीं किया गया था कि टेंट के अंदर लगाई जाने वाली लाइटें जो हैं वो व्यापारी अपने सर पर लगाए जाएंगे। इस वक्त ये सारी सूरत हाल यहाँ हैं। जब यहाँ के ठेकेदार आएंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनसे भी बात करके तो फिर जो दीगर हक़ाइक़ हैं और जो दीगर मालूमात हैं वो मैं आपको फ़राहम करूँ। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया मियां अब्दुल बासित, आप हम तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और जिस तरह बड़ा पर्दा उठाया है, बड़ा इंकशाफ किया है कि इस वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान जो एक गैर कानूनी मंडी लगाई गई है, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ गैर कानूनी, क्योंकि कानूनी तौर पर ये इस्लामाबाद में फॉल करती है और कानूनी तौर पर इसका जो टेंडर है वो कर रहा है RDA का कैंटोनमेंट बोर्ड। ये कैंटोनमेंट बोर्ड किस तरह कर रहा है, फिर वहाँ पे जो भत्ता वसूली की जा रही है, जिस तरह मुसल्लह अफराद की बासित ने हमें तफसीलात से आगाह किया है, तो वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, जो ख़रीदार हैं, उनको आते हुए तशवीश होती है, ख़तरात महसूस हो रहे हैं, सिक्योरिटी के इंतजाम हमें नज़र नहीं आ रहे। और जिस तरह ठेकेदार ने ठेके के नाम के ऊपर जो ज़मीन अलॉट कराई हुई है, इस ज़मीन की जितनी उसको परमिशन दी गई थी उसको इतना ज़्यादा रकबे पे कैसे फैलाया गया, इन तमाम सवालों के जवाब नहीं मिल सके हैं। और इसके लिए जब इंतज़ामिया से रब्ता करने की कोशिश की गई है तो इंतज़ामिया एक्शन लेने के लिए तैयार है और उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि फिल फौर इस गैर कानूनी मंडी को, इस गैर कानूनी इकदाम को जो वहाँ उठाया जा रहा है, इस पर फिल फौर कार्रवाई करके इसे बंद करवाया जाएगा। साथ हमने ये भी देखा कि जो स्क्रीन पर आपको हमने फुटेज भी दिखाए और साथ वो टेंडर भी दिखाए कि 7 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ, तकरीबन 3.5 करोड़ रुपया टैक्स की मद में गया। एक जानवर यानी 3,000 रुपये आपको गाय और बैल के लिए खरीदारी पर, मतलब जो जानवर अंदर आ रहा है उसके लिए आपने लेने हैं, और 2,000 रुपये जो है वो बकरे के आपने लेने हैं। यानी इस तरह अगर हर लाखों की तादाद में वहाँ जानवर मौजूद हैं तो कितने पैसों की वसूली हुई, ये नुकसान, ये रिकवरी सारी की जा रही है एक मुतवसत तबके के ख़रीदार से, उन लोगों से जो सुन्नत इब्राहिमी करने के लिए वहाँ मौजूद हैं, ईद कुर्बा के लिए जानवर ख़रीदने के लिए मौजूद है। लेकिन इंतज़ामिया ना प्राइस कंट्रोल करवा पा रही है, ना वहाँ पे जो सहूलियात हैं वो दी जा रही हैं। कोविड के SOP की जब बात की जाती है तो किसी किस्म की SOP हमें मंडी में नज़र नहीं आ रही है, और जानवरों को जो सहूलियात देनी चाहिए थी वहाँ पे कि साफ़ पानी उन्हें दिया जाए, जो शेल्टर्स वहाँ लगाए जाते या सरमायाकारों को दिए जाते, वो कुछ हमें नज़र नहीं आ रही। किस तरह जानवरों को वैक्सीन दी गई थी आने से पहले, क्या चेक एंड बैलेंस है, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। यहाँ वक्त ख़त्म हो जाता है प्रोग्राम का। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल नए किसी स्कैंडल के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।